वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देख लिया था और बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे और होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, इनकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस देखी थी और हमने कैली प्रमेय देखी थी। तो उसमें अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप और कोशेंट ग्रुप क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी कुछ जो थ्योरम्स हैं वो देखते हैं। तो पहले आता है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। इसको हम प्रसामान्य या विशिष्ट उपग्रुप भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि nx इक्वल टू xn फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा यदि उसके सभी लेफ्ट कोसेट उसके सभी राइट कोसेट के बराबर होते हैं, या फिर nx इक्वल टू xn, तो हमारा कहलाएगा कि वो जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ये हमारी डेफिनेशन बनी। यदि इसको हम डेफिनेशन दूसरी भी देखते हैं तो वो है किसी ग्रुप का कोई उपग्रुप n g का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g तथा n बिलोंग्स टू n के लिए n x इनवर्स बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है पुरानी जो मैंने बताई, और एक ये भी है स्मॉल x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n, ये भी हमारा कहलाता है। और इस n को हम कहेंगे विशिष्ट सब ग्रुप और इसको हम डिनोट करेंगे n और ये लेफ्ट में एरो g, तो इसको हम नॉर्मल सब ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन तो कहती है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है और दूसरी डेफिनेशन कहती है कि x n x इनवर्स n के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल भी देख सकते हैं कि n हमको दिया हुआ है 1-1 और ग्रुप g दिया हुआ है 1-1 आयोटा -आयोटा। तो इसके अंदर यदि हम सारे जो x n x इनवर्स के निकाल के देखते हैं, जहाँ पे x तो हमारा g के अंदर है और n है स्मॉल n के अंदर, तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालते जाते हैं तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी और ये नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब इस नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर एक होता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, एक होता है इम्प्रॉपर उचित और एक विषम प्रसामान्य उपग्रुप। ठीक है, तो इसके जो एक तो ग्रुप जी और एक आइडेंटिटी, ये हमारे कहलाते हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब यदि हम जी की बात करें किसी ग्रुप जी, तो उसके अंदर जी स्वयं और एक आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो हमारे कहलाते हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और इन दोनों के अलावा जैसे बचा हमारा जैसे इन दोनों के अलावा जो सारे ग्रुप कहलाएंगे वो इन दोनों के अलावा जो सारे नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएंगे वो कहलाएंगे सिंपल ग्रुप। यदि किसी चीज का कोई उचित विशिष्ट ग्रुप विद्यमान हो तो उसे सरल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखते हैं कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप एक सरल ग्रुप होता है क्योंकि ऐसे ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में कल देखा था कि यदि किसी ग्रुप की कोटि प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, उसका कोई भी लाग्रांज प्रमेय से देखा था कि उसका कोई भी एक सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि वो सब ग्रुप होगा तो उसके कोटि का भाग उसके ग्रुप के कोटि में जाना चाहिए, लेकिन अभाज्य संख्या में किसका भाग नहीं जाता तो उसका कोई भी ग्रुप नहीं होगा, तो इसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ऐसे एक Sn देख लेते हैं। यहाँ पे Sn हमको ये दिया हुआ है और Sn दिया हुआ एक A3 दिया हुआ है, तो Sn के अंदर एक विशिष्ट नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरम्स हैं नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर। तो पहली है किसी क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो हमने जो क्रम विनिमय ग्रुप पढ़े थे तो उसका कोई भी यदि हम सब ग्रुप ले लेते हैं तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसका मतलब अच्छी प्रमेय है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका रिजल्ट और इसका जो प्रूफ है हमको आना चाहिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं, माना कि n किसी क्रम विनिमय ग्रुप g का एक उपग्रुप है। ठीक है, तो क्रम विनिमय हम यहाँ पे क्रम विनिमय ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो क्रम विनिमय ग्रुप होता है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप के अंदर हम क्रम को चेंज कर सकते हैं, ए बी को हम बी ए बी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम चेक करते हैं एक्स एन एक्स इनवर्स की वैल्यू, तो इसके अंदर देखिए जब हम एक्स एन एक्स इनवर्स के अंदर एन और एक्स के वैल्यू को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे एक्स और एक्स इनवर्स
पास में आ जाएगा और वो कट के आइडेंटिटी हो जाएगा, और तो हमारे पास बचेगा वैल्यू n, और n हमारा n के अंदर है, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि x इनवर्स की वैल्यू n के अंदर विद्यमान है। तो इससे हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय ग्रुप का जो क्रम विनिमय ग्रुप के जो सारे उप ग्रुप होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखिए चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उप ग्रुप से विशिष्ट उप ग्रुप होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, अभी इसको हम डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो चक्रीय ग्रुप है, तो चक्रीय ग्रुप है तो वो एक क्रम विनिमय ग्रुप भी होगा, और क्रम विनिमय ग्रुप है तो उसका नॉर्मल जो उसके सब ग्रुप होंगे सारे नॉर्मल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इन्होंने हमारा ये हो गया। ठीक है, अब प्रमेय 2 देखते हैं। ग्रुप जी का उपग्रुप n एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि केवल x n x इनवर्स इज इक्वल टू n। ठीक है, ये अब जो रिजल्ट है ये प्रमेय है, इस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप को चेक करने के लिए। हम किसी भी ग्रुप की बात करें और उसका कोई सब ग्रुप दिया हुआ है तो हमको इसी रिजल्ट का यूज़ करते हुए नॉर्मल सब ग्रुप निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि और केवल यदि लिखा हुआ है, तो हम पहली चीज़ ये मान के चलेंगे कि n एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो हम सिद्ध करेंगे कि x n x इनवर्स के वैल्यू n है। और दूसरा चीज़ हम ये लेके चलेंगे कि x n x इनवर्स के वैल्यू n है, तो ये एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो पहला हम देखते हैं, माना कि n एक विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है तो उसके डेफिनेशन से x n x इनवर्स की वैल्यू है वो n के अंदर विद्यमान हो जाएगी, इसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। और x n x इनवर्स की वैल्यू जब n के अंदर विद्यमान है, तो यहाँ पे जो स्मॉल n को जब हम कैपिटल n करेंगे तो बिलोंग्स वाला साइन हमारा सब सेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बना गई है। अब पुनः हम देखते हैं कि क्योंकि जब हमारा x n x इनवर्स की वैल्यू n है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, तो अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि सारे x के लिए ये वैल्यू n के अंदर n का सबसेट, तो हम x की जगह x इनवर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि x इनवर्स भी जी में विद्यमान होगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जैसे हम x इनवर्स रखेंगे, तो जैसे हमने x इनवर्स रखा तो हमारा ये हो गया x इनवर्स n x इनवर्स का इनवर्स इस बिलोंग्स टू n। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों साइड लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो x लगा देंगे और राइट हैंड साइड में x इनवर्स लगा दिया। तो जैसे लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x और x इनवर्स कट जाएगा, और ऐसे राइट साइड में भी x इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा n और राइट हैंड साइड में बचेगा x n x इनवर्स। तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई हुई है। अब यहाँ से देखिए, हम इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन जो हमारी 1 थी वो तो हमारी थी ये कि x n x इनवर्स इज सबसेट ऑफ n, और इक्वेशन 2 को देखते हैं तो उसमें है कि n इज सबसेट ऑफ x n x इनवर्स। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि हमारे वैल्यू हो गया x n x इनवर्स, उसकी वैल्यू इक्वल टू n हो गई। तो हमारी एक चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि यदि हम नॉर्मल सब ग्रुप है तो x n x इनवर्स की वैल्यू n के बराबर है। अब हम ये प्रूफ करके चलेंगे कि माना कि x n x इनवर्स की वैल्यू n के बराबर है, तब हम प्रूफ करेंगे कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। x n x इनवर्स की वैल्यू n के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x n x इनवर्स इज सबसेट ऑफ n। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं। और जब हम कैपिटल n से स्मॉल n में जाते हैं तो ये बिलोंग्स वाला साइन सबसेट वाला साइन बिलोंग्स हो जाएगा, और ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये सब ग्रुप है। तो यहाँ से हम किसी भी सब ग्रुप को यदि नॉर्मल प्रूफ करना है तो हम यदि प्रॉपर्टी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रमेय 3 है। प्रमेय 3 बिल्कुल सिंपल है, सेम जो मेरी प्रमेय 1 और 2 है उसी का प्रूफ है। उसको आप आसानी से देख सकते हैं, सेम वही ट्रिक यूज़ की हुई है। तो इसको मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊँगा, आप खुद देख लेना। ये हमारा प्रूफ है प्रमेय 3। अब हम चलते हैं हमारी प्रमेय 4। प्रमेय 4 कहती है किसी ग्रुप जगह कोई उपग्रुप n विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि वाम या दक्षिण है समुच्चय दक्षिण के बराबर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी ग्रुप का किसी ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप दिया हुआ है तो वो नॉर्मल होगा, तो यदि उसके जो लेफ्ट को सेट है सारे वो राइट को सेट के बराबर है। तो जैसे हमने प्रमेय 2 में देखा था कि यदि नॉर्मल सब ग्रुप चेक करना है तो हम क्या क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि x n x। तो हमने जिस प्रमेय 2 में देखा था कि लेफ्ट x n x इनवर्स की वैल्यू n के बराबर होती है, तो हमने उसी चीज़ का उपयोग किया हुआ है यहाँ पे। प्रमेय 2 से हम जानते हैं कि x n x इनवर्स इक्वल टू n। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में x अप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड में जैसे x अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x इनवर्स और x कट के आइडेंटिटी हो जाएगा, और ये x n इक्वल टू n x हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहली बात
कि यदि हम मान के चलेंगे कि विशिष्ट उपग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है यदि और केवल यदि, तो हम लेके चलेंगे कि स्मॉल मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर है, तो अब प्रूफ कर देंगे कि विशिष्ट उपग्रुप है। सेम हमको जो ऊपर किया उसका रिवर्स में चलते आना। अब हम इसमें एक्स इनवर्स अप्लाई कर देंगे। जैसे एक्स इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन, तो ये हमारा विशिष्ट उपग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो प्रमेय है, अब जो प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी ग्रुप का कोई एक उपग्रुप n विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि G में n के किन्हीं दो दक्षिण या वाम सह समुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण या वाम समुच्चय है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई ग्रुप का सबग्रुप n एक नॉर्मल होगा, यदि उसके दो लेफ्ट कोसेट का गुणा करो तो वो एक लेफ्ट कोसेट होना चाहिए, या फिर दो राइट कोसेट का गुणा करो तो वो एक राइट कोसेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें यदि और केवल यदि, तो हमको दो चीज़ प्रूफ करनी है। तो पहली चीज़ हम ये प्रूफ करके चलेंगे कि माना कि विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है तो यहाँ से हम ये प्रूफ करेंगे कि उसके जो दो लेफ्ट या राइट कोसेट है वो उसकी वैल्यू राइट या लेफ्ट कोसेट के बराबर होनी चाहिए। तो हम मान के चलते दो राइट कोसेट ले लेते हैं, एक NX ले लेते हैं और एक NX ले लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। जैसे हमने गुणा किया तो हम, क्योंकि अब हम यहाँ से ब्रैकेट चेंज कर दिया तो हम x और n को साथ में ले लिया, x और n को साथ में लिया यहाँ से, और क्योंकि अब हम बीच में जो एक्स एन लिखा है इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं NX, क्योंकि एक नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स एन को हम लिख दिया NX। जैसे NX लिखा, अभी एक्स और वाई राइट साइड में चलेंगे और n और n मल्टीप्लाई होगी। n मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो एलिमेंट होंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर n के अंदर ही जाएंगे, तो इसको हम n लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई क्या आ गया, राइट कोसेट आ गया। तो यहाँ से हम एक चीज प्रूफ करेंगे कि यदि विशिष्ट उपग्रुप है तो उसके दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई राइट कोसेट होगा। अब हम प्रूफ करेंगे कन्वर्सली विलोमतः कि यदि उनके दो राइट कोसेट का गुणा राइट कोसेट है तो अब एक जो हमारे जो ग्रुप होंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो हम ये लिखा हुआ है कि माना कि दो के दक्षिण सह समुच्चय गुणन n में दक्षिण समुच्चय, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो माने अब हम इसको प्रूफ करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम यदि लेके चलते हैं, यदि x बिलोंग्स टू G हो तो NX और x इनवर्स G में n के दो दक्षिण समुच्चय है तो x इनवर्स भी एक दक्षिण सह समुच्चय होगा। ठीक है, हम ये लेके चले तो हमने यहाँ पे जो x और y था तो x की तो x रख दिया और y की जगह x इनवर्स रख दिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, माना कि x बिलोंग टू NX। अब हम क्या कर देंगे, और ऐसे ही x इनवर्स बिलोंग्स टू NX1। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा x इंटू एक्स इनवर्स और राइट हैंड साइड में हो जाएगा बिलोंग्स टू NX इंटू NX इनवर्स। अब हमने क्या किया कि जो NX इंटू NX इनवर्स है इसको हमने मान लिया NY। ठीक है, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड में जो x इंटू एक्स इनवर्स है वो तो हो जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से पहली चीज प्रूफ होगी कि जो आइडेंटिटी है वो हमारी NY के अंदर बिलोंग कर रही है। ठीक है, परंतु n स्वयं भी एक ऐसा दक्षिण समुच्चय जिसमें E विद्यमान है और कोई दो समुच्चय सर्वांगसम होते हैं या संयुक्त होते हैं। हमने देखा था पिछले, या तो दो कोसेट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ से हमने लेके चलते हैं NX इंटू NX इनवर्स और इसको हमने NY माना है, और ठीक है NY माना है और इसकी वैल्यू हमारे पास n दी हुई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो NX और NX इनवर्स है तो यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं n के अंदर, एक ले लिया N1x, एक ले लिया N2x, और ये हमारे किसके अंदर है, n के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो लगा देंगे N1 का इन्वर्स। जैसे N1 का इन्वर्स लगा दिया तो ये N1 का इन्वर्स और n लिखे तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये N1 इन्वर्स n के अंदर जाके n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे n में कन्वर्ट हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हो गया x N2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो n हमारा हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हमारा दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई यदि एक राइट कोसेट आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। किसी ग्रुप के दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो हमें क्या कहती है, किसी ग्रुप के दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है। हमने पिछले बार देखा था कि दो हमारे पास सब ग्रुप दिए हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे हमको दिया है कि दो ग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन है तो वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। हम माना कि N1 और N2 किसी के दो विशिष्ट उपग्रुप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि एक
उपग्रुप है और ये उपग्रुप हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं वापस प्रूफ नहीं बताऊंगा यहाँ पे। पिछले हमने देखा था कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन में सब ग्रुप होता है, पिछले थ्योरी में आप देख सकते हैं, वहाँ से इसका उपग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको N1 इंटरसेक्शन N2 को एक नॉर्मल प्रूफ करेंगे। नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिखा दिया कि आइडेंटिटी दोनों विद्यमान है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन पाई के बराबर नहीं है। अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्होंने प्रूफ कर रखा, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है जो टिक लगा हुआ है, यहाँ से उपरूप प्रूफ कर दिया है। अब नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लिया n, जो कि किस में N1 इंटरसेक्शन N2 में। तो जब N1 इंटरसेक्शन N2 में है तो n हमारा N1 में भी हो गया और n N2 में भी हो गया। अब हमने एक एलिमेंट ले लिया a जो G के अंदर है। अब N1 क्योंकि नॉर्मल है और a G में है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A इनवर्स बिलोंग्स टू n। ठीक है, फर्स्ट सेकंड राइटिंग जिस पे लगा हुआ है, तथा इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं N2 भी नॉर्मल है और हमारा n स्मॉल n N2 में भी है। तो उस नॉर्मल के डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि A इनवर्स बिलोंग्स टू N2। ठीक है, अब यहाँ से हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में भी है और A हमारा G के अंदर है, तो हम यहाँ से क्या भी लिख सकते हैं कि जो A इनवर्स N1 में भी है, A इनवर्स N2 में भी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A इनवर्स हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में भी हो गया है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो चुका है कि N1 इंटरसेक्शन N2 हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का। तो मतलब कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, अब जो हमारी ये प्रमेय है, ये कहती है कि यदि किसी ग्रुप का एक उपग्रुप H है और N ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का विशिष्ट उपग्रुप होता है, जबकि H इंटरसेक्शन N G का विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, N उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, H तो सिंपल सब ग्रुप है और N नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H इंटरसेक्शन N की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जबकि इनका इंटरसेक्शन G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। मतलब H इंटरसेक्शन N H में तो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, लेकिन G के अंदर एक नॉर्मल सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका जो प्रूफ है बहुत आसान है, आप देख लेना इसके अंदर, और नहीं आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं। और इसके अंदर जो काउंटर एग्जाम्पल दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि यदि हम S4 एक लेते हैं ग्रुप और उसका एक ग्रुप H लेते हैं और एक N लेते हैं, तो यहाँ पे H भी लिखा हुआ है, N भी लिखा हुआ है। जो H है वो तो एक सब ग्रुप है और इसी के साथ साथ N है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम H इंटरसेक्शन N की बात करते हैं, तो H इंटरसेक्शन N H का तो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, लेकिन H इंटरसेक्शन N S4 का एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ये ही हमें प्रमेय ऊपर कह रही है, तो इसका प्रूफ देख लेना। इसका काउंटर एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रमेय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रही है कि यदि किसी ग्रुप के अंदर दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य ग्रुप होता है, तो ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई एक ग्रुप है G और उसका एक सब ग्रुप है N, ठीक है, एक सब ग्रुप है N और वो सब ग्रुप का इंडेक्स यदि 2 आता है, मतलब उस सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग हम ग्रुप के ऑर्डर में देते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो वो N होगा, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, उसका जो इंडेक्स है वो 2 है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमको इसके रिजल्ट का उपयोग करते हैं। हमको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्योंकि उसका जो इंडेक्स 2 आ रहा है, इसका मतलब कि जो कोसेट्स हैं वो 2 ही हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितना इंडेक्स की वैल्यू आती है उतने ही कोसेट्स होते हैं, तो इसमें 2 आ रही इंडेक्स की वैल्यू, इसका मतलब कि इसके जो कोसेट हैं वो हमारे पास 2 कोसेट्स हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि 2 कोसेट, एक तो मान लिया HX और एक मान लिया H। इसी के साथ साथ हमको ये पता है कि जो 2 कोसेट होते हैं या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, या तो बिल्कुल दोनों बराबर होंगे या बिल्कुल ही अलग होंगे। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिखी हुई है कि 2 इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। यहाँ पे हमने राइट कोसेट भी लेके चले और लेफ्ट कोसेट भी लेके चले। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो हम इससे यहाँ से जी को लिख लेते हैं। जी को लिख लेते हैं H यूनियन HX या फिर लेफ्ट कोसेट H यूनियन SX। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि
जो हमारे प्रमेय यहाँ से हम देख सकते हैं समीकरण 1 से एच एक्स की वैल्यू एक्स एच के बराबर हो जाएगी। और यही हमने देखा था कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट यदि बराबर हो जाते हैं तो वो जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि यदि 2 इंडेक्स वाला सब ग्रुप है तो वो एक नॉर्मल होगा। अब ये प्रमेय हमारी कहना चाह रही है किसी सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप जी से जी पर एक परिभाषित समकालिकता एफ की एस टी एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो कर्नल होता है एस टी उसकी डेफिनेशन देखी थी। वो डेफिनेशन थी कि यदि हमारे पास एक फलन है जो जी से जी डैश में परिभाषित है तो एस टी एक जी का एक सब ग्रुप होता है। ये हमने सुबह देखा था, सुबह के लेक्चर में देखा था। और यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है कि जो एस टी है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमने पहले डेफिनेशन लिखते हैं कर्नल एफ की डेफिनेशन लिख लिया एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एफ एक्स के वैल्यू ई डैश के बराबर है। ई डैश है जी डैश का तत्समक अवयव। ठीक है, अब यहाँ से हम ये भी चीज़ प्रूफ करते हैं कर्नल के अंदर एलिमेंट ई तो है तो कर्नल हमारा एम्प्टी नहीं है। अब हमको प्रूफ करना है इसको, यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है ये उपग्रुप प्रूफ किया है। उपग्रुप मैंने पिछले लेक्चर में बताया तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मल प्रूफ करेंगे। नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जी एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि कर्नल में है। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी इनवर्स ए जी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने एफ ऑफ जी इनवर्स ए जी की वैल्यू निकाला तो ये समकालिकता से अलग अलग डिवाइड हो गया, एफ ऑफ जी इनवर्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ जी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू तो हमारे पास ई डैश हो जाएगी क्योंकि ए हमारा कर्नल के अंदर है तो उसकी वैल्यू ई डैश हो जाएगी। और यहाँ से हमारा इन्वर्स है जी डैश, वो इसके बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा एफ ऑफ जी का इन्वर्स इंटू एफ जी, और ये इन्वर्स और कट के ई डैश आ जाएगा। तो हमारा जो जी डैश जी इन्वर्स ए जी है ये भी एफ द्वारा ई डैश पे ले जाया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जी डैश ए जी ये हमारा कर्नल के अंदर उपस्थित हो गया। और इससे हम कह सकते हैं कि कर्नल के अंदर उपस्थित है तो ये हमारा एक विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना कर्नल जो होता है वो एक सब ग्रुप तो है ही, लेकिन उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी कहलाता है। यदि अपर में आती यदि किसी ग्रुप के अंदर ये प्रमेय यदि f किसी ग्रुप G से H में समकालिकता है तथा n G का विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध कीजिए कि प्रति में Fn भी Fn का सब ग्रुप विशेष सब ग्रुप लाएगा। ठीक है, समकालिकता की परिभाषा से हमने देखा था तो ये हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि f यदि समकालिकता है तो वो किसी विशिष्ट सब ग्रुप का जो प्रतिबिंब होगा वो भी समकाली नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसका जो प्रमेय का जो इसका जो प्रूफ है बहुत सिंपल प्रूफ है, आप देख के यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ मैं नहीं बता रहा, अब हम आगे चलते हैं। व्याख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। पहला है एग्जांपल कि एच और के किसी के दो विशिष्ट उपग्रुप हैं तो सिद्ध कीजिए कि एच के भी एक विशिष्ट सबग्रुप होगा। तो एच के मतलब एच और के का जो गुणा है वो भी एक विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, एच के सबसे पहला नॉर्मल प्रूफ करने के सबसे पहले उसको प्रूफ करेंगे कि ये इसका उपग्रुप है। ठीक है, क्योंकि H एक नॉर्मल है इसलिए फॉर ऑल के सभी के लिए हम K को G में ले सकते हैं और H की वैल्यू H स्मॉल k की वैल्यू K स्मॉल h के बराबर हो क्योंकि H हमारा G के अंदर नॉर्मल है। ठीक है, और जो सारे एलिमेंट हमारे K में होंगे वो सारे एलिमेंट G में होंगे, इसलिए हम यहाँ से H के इक्वल टू KH कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी अब H की वैल्यू KH के बराबर हो गई तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये G का उपग्रुप है। अब हमें प्रदर्शित करना है कि ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसका एक सब ग्रुप है। अब हम ये प्रदर्शित पिछले थ्योरम थी उसमें हमने ये देखा था कि यदि कोई H और K सब ग्रुप है तो उनका गुणा HK यदि HK उनका सब ग्रुप होगा यदि H के इक्वल टू KH है। यहाँ से H के इक्वल टू KH प्रूफ हो रहा है क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए यहाँ से हमारे सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हमें यहाँ से प्रदर्शित करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने ये लेके चलते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं G के अंदर और एक एलिमेंट लेते हैं H के जो है स्मॉल h के जो है कैपिटल H के अंदर। अब हम वैल्यू निकालते हैं x h के x इनवर्स की वैल्यू, और ये वैल्यू यदि h के अंदर आ जाती है तो हमारा ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, h और k के बीच में इंसर्ट कर देते हैं x इनवर्स और x, क्योंकि x इनवर्स और x कट के आइडेंटिटी हो जाएगा तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। एक हो जाएगा x h x इनवर्स और एक हो जाएगा x k x इनवर्स, और x h x इनवर्स की वैल्यू h के अंदर है और x k x इनवर्स की वैल्यू k में है तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी h और k के इनवर्स। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि h के g का एक विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ से एक उदाहरण है, हमको दिया हुआ है सममित ग्रुप दिया हुआ है Sn और एक समक्रमचौगा ग्रुप दिया हुआ है An। ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है Sn का, An नॉर्मल सब ग्रुप है Sn का। ये देखिए, हम इसका एक रिजल्ट के थ्रू भी इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हमने देखा था कि यदि किसी ग्रुप की कोटि, मतलब यदि किसी ग्रुप की इंडेक्स 2 आती है, किसी सब ग्रुप की इंडेक्स 2 निकल के आती है किसी ग्रुप के अंदर। हमने देखा था कि यदि किसी ग्रुप का इंडेक्स 2 निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि Sn का जो ऑर्डर होता है वो तो होता है फैक्टोरियल n, An का जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाय 2। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल बाय 2 से, तो इसका इंडेक्स 2 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट का उपयोग करके भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसका जो मान दूसरा प्रूफ हम करते हैं तो वो हमारा इस प्रकार से प्रूफ भी कर सकते हैं। आप इसका प्रूफ देख लेना, बहुत सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल 3 पे। ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप का केंद्र उसका विशिष्ट उपग्रुप होता है। केंद्र हमने पहले पढ़ा था, केंद्र में वो सारे अवयव होते हैं जी के जो अन्य जी के अवयवों के साथ क्रमिक नियमता दिखाते हैं। तो हमारे जेड का जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अब हमको जेड जी जो लिखा हुआ है इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले प्रूफ किया ये इसका उपग्रुप है। उपग्रुप हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ करके बता दिया है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि ये इसका एक उपग्रुप है। अब हम प्रूफ करेंगे कि नॉर्मल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि जेड जी इज नॉर्मल सब ग्रुप जी। इसके लिए हम मान लेंगे x बिलोंग्स टू जी और n बिलोंग्स टू जेड जी। अब हम वैल्यू निकालेंगे एक्स एन एक्स इनवर्स की। एक्स एन एक्स इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एन को साथ में ले लिया और एक्स एन को जैसे साथ में लिया तो वो हो जाएगा एन एक्स, क्योंकि हमारा जो एक्स एन की वैल्यू एन एक्स के बराबर इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमारा जो एन है वो जेड जी में है और जेड जी का केंद्र में क्रमनिरंतरता दिखा रहा है एन। तो एक्स एन की जगह हम रख सकते हैं एन एक्स। एक्स इनवर्स से एक्स एन कट जाएगा तो हमारे पास एन आ जाएगा जो कि जेड जी में है। तो मतलब एक्स एन एक्स इनवर्स के लिए हमारे पास किस में आ गई, जेड जी के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा केंद्र है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी के अंदर। ठीक है। अब यहाँ से चक्रीय ग्रुप है, यदि किसी ग्रुप जी का चक्रीय ग्रुप H है तो ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप हो जाएगा H। तो उसे कीजिए कि H का प्रत्येक उपग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि यदि जी एक चक्रीय है, यदि एक ग्रुप जी दिया हुआ है और उसका चक्रीय उपग्रुप H दिया हुआ है, ग्रुप जी का एक विशिष्ट H एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, सिद्ध कीजिए H का प्रत्येक उपग्रुप भी जी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि जी एक ग्रुप है, इसका एक H एक चक्रीय ग्रुप है, H एक नॉर्मल है। तो H एक चक्रीय ग्रुप है तो उसका जनरेटर होगा A। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, H है उसका एक उपग्रुप ले लेते हैं जो कि है K। देखिए जी का सब ग्रुप है H और H का सब ग्रुप है K। ठीक है। अब K सब ग्रुप है H का तो K भी एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा और K यदि चक्रीय है तो उसका जनक ले लेते हैं हम a की पावर m, जहाँ m क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। अब K हमारा यदि K के अंदर है तो K को हम लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n, क्योंकि हमारा a की पावर m जनरेटर हो गया तो किसी भी अवयव को K को हम उसके जनरेटर की पावर में लिख दिया। यहाँ से a की पावर m को हमने n के में लिख दिया। अब हम यदि x को g में ले लेते हैं और k को k में ले लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं x के x इनवर्स की, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x a की पावर mn x इनवर्स। और इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, n और m को एक्सचेंज करके x की पावर a पावर m x इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं m बार x a an x इनवर्स, फिर x a an x इनवर्स, ऐसे m बार लिख सकते हैं क्योंकि जैसे हम इनके बीच के अंदर जो x और x इनवर्स आपस में कट जाएंगे और an जाके हमारे पास पावर m में आ जाएगा। तो इसकी जो पावर अंदर की पावर थी m वो बाहर आ जाएगी m। तो यहाँ से क्या हो गया कि an है वो h के अंदर है और a h का जनरेटर है तथा x g के अंदर है, परंतु h इसका एक विशिष्ट ग्रुप है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x a n x इनवर्स है वो h के अंदर कहलाएगा। ठीक है, और h के अंदर कहलाएगा और यहाँ से इसको x के अंदर कहलाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर j, जहाँ a की पावर i, जहाँ i पूर्णांक है।
ठीक है। और समीकरण ये 2 होगी और समीकरण 1 हमारी थी कि एक्स इनवर्स की वैल्यू हमारी है एक्स ए एम एक्स इनवर्स एम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 और 2 से कि एक्स के एक्स इनवर्स की वैल्यू एक बार आयोटा एम आई एम हो जाएगी या फिर एम हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि के का एक अवयव है जो कि एम जिसका जनक है और के इसका विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। ठीक है। यहाँ से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एच किसी ग्रुप का विशिष्ट उपग्रुप है और एक्स स्क्वायर उसमें एच है, तो सिद्ध कीजिए कि एच जी का विशिष्ट उपग्रुप है, हमको सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल, इसको आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और यदि नहीं इसमें तो आप इसको पूछ लेना, ये एग्जांपल भी आप देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। अभी इसमें हम जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वो हमारा एग्जांपल ये है कि हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि है A B 0D प्रकार से, जहाँ पे A D की वैल्यू 0 नहीं है और उसका जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स गुणा है। इस प्रकार से n दिया हुआ है 1B01 के फॉर्म में है। तो ये कि n G का एक विशिष्ट उपग्रुप है। जी हमको दिखाना है कि n G के अंदर विशिष्ट उपग्रुप है। देखिए उपग्रुप दिखाने से सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करेंगे, सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो सब ग्रुप के लिए हमने एक अल्फा ले लिया एक बीटा ले लिया। सब ग्रुप के लिए हमको करना होता है 2 एलिमेंट ले लिया अल्फा बीटा, आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इनवर्स बी उसी ग्रुप में। तो अल्फा इंटू बीटा इनवर्स निकालेंगे यहाँ से गुणा करके, तो हमारा उसके अंदर एन के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है कि एन एक उप ग्रुप है। अब हमको दिखाना है कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक गामा ले लेंगे जो कि जी के अंदर है, गामा इनवर्स भी निकाल लेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकल जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम निकालेंगे गामा अल्फा गामा इनवर्स। गामा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, गामा इनवर्स की वैल्यू पता है। जैसे हम निकालेंगे तो गामा अल्फा गामा की इनवर्स आ जाएगी हमारे पास जो कि एन में उपस्थित हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है। एग्जाम्पल 8 है, माना कि परिमित ग्रुप जी का केवल एच ही एन परिमित कोटि का उपग्रुप है, तो सीधे एच एक विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है। ये सिंपल है, आप एच निकाल लेना, उसके बाद एक्स एच एक्स इनवर्स के निकाल लेना। ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट हो जाएंगे तो हम इसको अलग अलग प्रूफ करने के 2 एलिमेंट को सेम ले लेंगे और यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा जो था ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है नॉर्मल सब ग्रुप वाला। अब हम देखेंगे क्वोशंट ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर से।